हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष शर्मा और राजस्थान ज्ञान धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि भौतिक रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, कौन कौन से इसके अंदर तत्व आते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है। जैसे भौतिक परिवर्तन के अंदर बर्फ का जल में पिघलना या जल से बर्फ बनना, ये एक भौतिक परिवर्तन था। वहीं पर लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन था। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। इसके बाद जो पदार्थ बनता है वो नया पदार्थ बनता है और इसके अंदर नया पदार्थ वापस पुराने पदार्थ में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जबकि भौतिक परिवर्तन के अंदर ऐसा नहीं है। भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन था जो अस्थायी है। बाद में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, वापस उसी पदार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं नई। इसी के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ये अभिक्रिया कौन सी होती है, किस तरीके से इनका हमें पता लगता है कि ये ऑक्सीकरण की अपचयन है। दो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, उत्प्रेरक क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम इस क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण जैसा कि इसमें किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्रिया, उस पदार्थ की ऑक्सीकरण कहलाती है। कोई भी पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी अभिक्रिया के अंदर सोडियम एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या करेगा, Na+ में चला जाएगा। कोई भी पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया। इसी तरीके से अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व या मूल संयोजन संयोजन होता है और उनमें से ऑक्सीजन ऋण विद्युत तत्व का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। यदि हम इन दोनों को देखें तो ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों क्या होते हैं, विपरीत होते हैं एक दूसरे के। यदि एक रिएक्शन में ऑक्सीकरण हो रहा होगा तो 100% दूसरे में क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा। तो ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर यदि हम देखें तो सबसे पहले ऑक्सीकरण के अंदर क्या होगा, जैसा नाम से ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की हमेशा वृद्धि होगी। हाइड्रो यदि ऑक्सीजन की यदि वृद्धि होती है और दूसरा इसके अंदर हाइड्रोजन की क्या आएगी, कमी, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है और ऋण विद्युतीय पदार्थ इसके अंदर जुड़ते हैं। जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, इसमें जुड़ते हैं। तो ये सारे प्रोसेस किस में होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा अपचयन अभिक्रिया के अंदर। जैसा कि हम स्लाइड में अंदर देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या क्या होता है प्रोसेस के अंदर। तो ऑक्सीकरण ये रहा। ऑक्सीकरण में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का संयोजन होता हो। अभी मैंने बोला ऑक्सीजन क्या होगी, ऐड होगी। कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन होती है कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 2Mg+O2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। रासायनिक दूसरा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का स्टेप क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऋण विद्युतीय तत्वों से संयोजन होता हो। इसमें क्या होगा, ऋण विद्युतीय तत्वों से संयोजन होगा। जैसे फेरम है और इसका क्लोरीन से संयोजन हो रहा है, ये भी कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। टिन क्लोराइड है, इसका यदि क्लोरीन से संयोजन हो रहा है तो ये भी कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तीसरा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के हाइड्रोजन में कमी आती है। जब ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन को निष्कासन किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो जिस ये है H2S, इसके अंदर हमने क्या किया, हाइड्रोजन अलग हुआ है, सल्फर अलग हुआ है। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया है। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। एथेनॉल में देखते हैं तो एथेनॉल के अंदर भी हमने क्या किया, हाइड्रोजन को बाहर निकाला, तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऋण विद्युत तत्व में कमी आती है, सॉरी ऋण विद्युत नहीं, धन विद्युत तत्व है ये,
ऑक्सीकरण के अंदर हमेशा धन विद्युतीय तत्व में क्या आती है, कमी आती है। ऋण विद्युतीय तत्व में तो वृद्धि होती है, तो धन विद्युतीय तत्व में क्या आएगी, कमी आती है इसके अंदर। तो ये देख लीजिए आप, पोटेशियम आयोडाइड क्लोराइड से अभिक्रिया कराई तो क्या आया, पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन। तो इसके अंदर क्या हुआ, धन विद्युतीय तत्व, आयोडीन क्या था, धन विद्युतीय तत्व के अंदर क्या आ गई, कमी आ गई। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन, ऋण विद्युतीय तत्वों में तो होती है वृद्धि, हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्वों में होती है कमी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट होता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन के अंदर क्या होगा, जो ऑक्सीकरण के अंदर हुआ उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का हाइड्रोजन का संयोजन होता है, मतलब हाइड्रोजन के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी। तो हाइड्रोजन में वृद्धि जिस भी रिएक्शन के अंदर होगी वो एक अपचयन अभिक्रिया होती है। दूसरा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का धन विद्युतीय तत्व से संयोजन होता है, इसमें ऑक्सीकरण में ऋण विद्युत तत्व से हो रहा था, इसमें धन विद्युत तत्व से होगा, तो ये अपचयन अभिक्रिया होगी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में कमी होगी, इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन के अंदर कमी हो रही है, ये भी अपचयन अभिक्रिया होगी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती है, इसमें क्या हो रही है, ऋण विद्युत तत्व की कमी हो रही है, इसमें क्या हो रही थी, धन विद्युत तत्व की कमी हो रही थी। फिर हम क्लोराइड को किया, तो इसके अंदर क्या हुआ, ऋण विद्युत तत्व में क्या आ गई, कमी आ गई। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का संयोजन होता है और ऑक्सीकरण परमाणु या ऋण विद्युत तत्व की कमी होती है, ये कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया। तो इसका हम एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु है, तो मैग्नीशियम यदि ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकृत अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकृत अभिक्रिया होगी। FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन क्या होता है, FeCl3 से FeCl2 बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्लोरीन का बाहर जा रहा है। क्लोरीन क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व के अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये क्या होगा, एक अपचयन अभिक्रिया होगी। इसी तरीके से एथेनॉल के अंदर, एथेनॉल से क्या बन रहा है, ऑक्साइड, तो इस अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, KMnO4 के रूप में कार्य क्या करेगा, ये एक उत्प्रेरक ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में कार्य करेगा। तो ये भी एक क्या होता है, ये एजेंट होता है। ऑक्सीकरण और अपचायक दो तरह के एजेंट होते हैं, जो कोई भी अभिक्रिया ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया हो रही होती है तो उसके अंदर एक एजेंट काम करता है जिनको हम ऑक्सीकरण और अपचयक के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो ये है वो किसका काम कर रहा है, ऑक्सीकरण कर्मक का ये कार्य कर रहा है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट में अपोपचय। देखो, जब किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ यदि कोई अभिक्रिया हो रही हो तो उसमें उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, और इसी रेडॉक्स अभिक्रिया को कहते हैं अपचय। अपापचय अभिक्रिया इसको कहते हैं किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निष्कासन। तो हाइड्रोजन का निष्कासन किस में हो रहा था, ऑक्सीकरण में, तो इसका आंसर आएगा ऑक्सीकरण। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है, तो इसका है +2। कोयले जलाने में कार्बन डाइऑक्साइड बनना एक प्रतिक्रिया है, कोयले जलाने का ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। निम्नलिखित में एक ऑक्सीकारक एजेंट है, कौन सा एक ऑक्सीकारक एजेंट है, तो KMnO4 एक ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में काम करेगा। नमी SO2 का ब्रंजक गुण किस वजह से है, तो ब्रंजक जो गुण है वो है घटक क्षमता के कारण। अभिक्रिया सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड से जब रिएक्शन होती है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये दो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, जब जिसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट होता है।
कोई भी रिएक्शन के अंदर जब एलिमेंट होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनका डबल एक्सचेंज होता है, तो इसी को हम कहते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया है जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इन्हें द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, तो बेरियम सल्फेट बन गया, तो ये सल्फेट था सोडियम के साथ, यहाँ पर ये किसके साथ बना, इसने एक्सचेंज कर लिया बेरियम के साथ। ये क्लोरीन क्लोरीन था किसके साथ, बेरियम के साथ, इसने किसके साथ कर दिया, सोडियम के साथ। तो डबल जब हम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको कहते हैं हम द्विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, इसको हिंदी में बोलते हैं रेडॉक्स। कौन सी अभिक्रिया अपचयोपचय नहीं है, तो देखो कौन सी अभिक्रिया है। 2 KClO3 KCl+3O2, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासित हो रहा है, तो ये अपचय अभिक्रिया हो गई। I2+2H2O3, तो 2I+H2O4 BaCl3 और Na2SO4, तो 2NaCl BaSO4, ये कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर नहीं आती, बाकी ये सारी कौन सी होंगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होंगी। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होना चाहिए, इसमें ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है, तो इन सब में ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है, इसलिए इसके अंदर ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया नहीं हो रही, इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी कपूर का ऊर्ध्वपातन, एक शांत अम्ल का सल्फीकरण, बिना भुजे चूने के साथ जल की अभिक्रिया और जल का बाष्पीकरण। तो सेकंड है, सेकंड और थर्ड, एक शांत अम्ल का स्फुरीकरण और बिना भूजे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, ये कौन सा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिकारकों में, जब जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इनमें ताप उत्पन्न होता है, अभिक्रियाओं में अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों के तापमान से अधिक होती है। परमाणु विस्फोट, अल्प तूफान जल, अम्ल जल और नमक प्लस ऊष्मा। कहने का मतलब यह है कि यदि H2O की हम अम्ल की क्रिया जल के साथ करें, तो नमक और ऊष्मा का बनेगा पानी, और के साथ अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड H2 हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड H2 की करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट एनर्जी क्या बनेगी, जनरेट होगी, प्राकृतिक गैस का दहन होता है CH4। ऊष्मा शोषी एक होगी, ऊष्मा छेबी, तो ये कौन सी होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ये ऊष्मा शोषी है, ऊष्माग्राफी अभिक्रिया कहलाती है, एब्जॉर्बेशन जिसको कहते हैं। इसमें क्रिया में ताप में कमी आती है, अभिक्रिया में अभिकारों की ऊर्जा उत्पादों के साथ कम होती है, बर्फ के टुकड़े का पिघलना, ठंडे जल का वाष्प में बदलना, ऊष्माग्राही अभिक्रिया प्रतिक्रिया होती है। कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, जल को अनबुझे चूने के साथ परिवर्तित कर देना, बिल्कुल। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पन, कप क्रिस्टल का उत्पादन, तो जल को अनबुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया करना, ये कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ये कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये क्वेश्चन डिप्टी जेलर 2023 की एग्जाम में आया हुआ है यहाँ से। तो इसी के साथ और भी हमारे नेक्स्ट हम पीडीएफ देखते हैं, और ये इम्पोर्टेंट पीडीएफ है। इसके साथ एक टॉपिक और है, वो है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है, हमें इस चीज को समझना है।
उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक जो होते हैं, जो उत्प्रेरक होते हैं ना, अब क्वेश्चन आता है कि उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक जो होते हैं वो होते हैं वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अभिक्रिया में स्वयं अपरिवर्तित होते हैं, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के कुछ उत्पाद होते हैं, इस तरीके के कुछ तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन उसके वेग में परिवर्तन जरूर कर देते हैं। उनको कहते हैं हम उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को इंग्लिश में कैटालाइसिस कहते हैं। 1835 में बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने देखा कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से क्रिया के वेग को प्रभावित हो जाती है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन होते हुए उन्होंने देखा, परंतु स्वयं उस अभिक्रिया में न कोई भाग लेता है, न ही उनकी कोई अणु संरचना गुणधर्म में कोई प्रभाव आता है। तो उन्होंने ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक नाम दिया। बर्जीलियस ने ऐसे पदार्थ को अपने उत्प्रेरक बोला। उन्होंने कहा कि एक पोटेशियम क्लोरेट है, को बहुत अधिक यदि ताप पर गर्म किया जाए तो यह धीरे धीरे ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस प्रकार MnO2 इस क्रिया में उत्प्रेरक का काम कर रहा है, जैसा कि हम रिएक्शन को देख रहे हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनकी उपस्थिति मात्र उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति बढ़ जाती है, परंतु ऐसे पदार्थ स्वयं पार्टिसिपेट नहीं करते हुए उस पदार्थ में उत्प्रेरक वर्धक का काम करते हैं, प्रमोशन का काम करते हैं। तो उत्प्रेरक की कई टाइप के होते हैं, जिनके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। कुछ उत्प्रेरक जो होते हैं वो विष का भी काम कर रहे हैं, उत्प्रेरक विष भी उनको बोलते हैं। कुछ उत्प्रेरक विष होते हैं जो क्या करते हैं, अभिक्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कुछ उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक भी होते हैं, कुछ विषमांगी भी उत्प्रेरक होते हैं। कुछ धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, स्वतः उत्प्रेरक होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक होते हैं और उत्प्रेरक विष होता है। इस तरीके से ये कई टाइप के उत्प्रेरक होते हैं। जैव उत्प्रेरक जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। जिसमें जैसे माल्टोज हो गया, टाइलिन हो गया, ये सब क्या होते हैं, माल्टोज, टाइलिन, ये क्या हो गया, जैव उत्प्रेरक में आते हैं। विष उत्प्रेरक क्या करेंगे, क्रियाशीलता को कम करेंगे। कुछ वर्धक उत्प्रेरक होंगे वे क्या करेंगे, क्रियाशीलता को बढ़ा देंगे। ये सारे काम उत्प्रेरक करते हैं। उत्प्रेरकों में कुछ गुण होता है, जैसे किसी अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होते हैं। हर अभिक्रिया में एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है और ये क्या करते हैं, वेग को घटा बढ़ा देते हैं। अब हम बात करते हैं उत्प्रेरकों के उपयोग। इनका उपयोग क्या होता है, आजकल उत्प्रेरकों रासायनिक उद्योगों में, इंडस्ट्री के अंदर इनका यूज होता है। जैव रासायनिक उत्प्रेरक एंजाइम के रूप में पाचन तंत्र में अत्यधिक उपयोग भूमिका निभाते हैं। कुछ प्रमुख उद्योग जो प्रयोग में किए जाने वाले उत्प्रेरक एंजाइम निम्न सारणी प्रदर्शित है। ठीक है, ये कुछ ऐसे उत्प्रेरक है जो इसमें दिए गए, ये जितने भी उत्प्रेरक इसके अंदर दिए गए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन पूछेगा और आंसर आपको इस तरीके से आता है। अमोनिया गैस में हेबर विधि बनने में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो उसमें कौन सा होता है, लोहे का चूर्ण का। तो उसके अंदर फेरम Fe, इस तरीके से भी इसका क्या आ सकता है, फॉर्मूला बेस भी आ सकता है ऑप्शन में। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना, इसमें हम किस उत्प्रेरक का काम करते हैं, निकेल का काम करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए हम प्लेटिनम चूर्ण PT, इस उत्प्रेरक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीम कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में हम गर्म एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। क्लोरीन गैस बनाने की डंकन विधि में हम क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। अमाशय में प्रोटीन की पेप्टाइड में अपघटित करने में हम पेप्सिन एंजाइम का उपयोग करते हैं। ये जितने भी एंजाइम है ये जैव उत्प्रेरक के अंतर्गत
आते हैं, जैसा आप इसमें देख रहे हैं। उसी के साथ साथ जैसे अमाशयम प्रोटीन पेप्टाइड के अंदर पेप्सिन हो गया, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में रेप्सिन एंजाइम हो गया, पैनक्रियाज में प्रोटीन को अमीनो अम्लों में अपघटित करने में ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया, मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में फाइलिन एंजाइम हो गया, ग्लूकोज में एथिल एल्कोहल बनाने में जाइमेज एंजाइम का उपयोग होता है, स्टार्च से माल्टोज के बनाने में डायस्टेज एंजाइम का उपयोग होता है, गन्ने की शक्कर से सिरके का निर्माण में माइकोडर्मा एसिटी का उपयोग होता है। ये सारे क्या है एंजाइम, ये सारे चीज़ें जो करती है वो है उत्प्रेरक का काम करते हैं। गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज व फ्रुक्टोज बनाने में इन्वर्टेज एंजाइम, ये जैव उत्प्रेरक है। दूध से लैक्टिन बनाने में लैक्टिक वेसिली, ये भी क्या होता है उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक कौन से पदार्थ होते हैं? रासायनिक दर को बढ़ा देता है, अभिक्रिया की दर को, राइट, अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती, ये गलत है। उपरोक्त में कोई नहीं, तो ये दोनों ही इसके आंसर होंगे। तो ये क्या करते हैं? उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, वो घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन स्वयं अभिक्रिया के अंदर रासायनिक रूप से क्या होता है अपरिवर्तित रहता है, खुद अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन अभिक्रिया को परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं उत्प्रेरक बोलते हैं। मेरे साथियों, आपको ये इस तरीके से अपन का ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी, जिसके अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ी, अपचयन अभिक्रिया पढ़ी, उत्प्रेरक पढ़ा। और इसी के साथ हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, इससे पिछली क्लास में हमने भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हमने पढ़े थे। ये कंप्लीट चैप्टर, इसमें भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया और उत्प्रेरक, ये जो टॉपिक है ये सीईटी के अंदर दिया हुआ है। और इसी के साथ इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको इसमें दे दिए हैं। यदि आपको ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक चैनल से, जो कि लिंक में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, तो आपको ये सारी पीडीएफ फ्री के अंदर अवेलेबल होगी और आप वहाँ से डाउनलोड करके इनको वापस पढ़ सकते हैं। साथ ही यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप अपने यार दोस्त मित्रों को भेजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। इसी के साथ मेरा चलता हूँ, वीडियो से विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।